हेलो स्टूडेंट, एलेक्सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है लाइट और लाइट में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर है क्योंकि साइंस के अंदर 3 पोर्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो ये फिजिक्स का पोर्शन है। यहाँ से चैप्टर 10 से फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट होता है और ये चैप्टर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो जो बच्चे न्यूमेरिकल्स में परेशान होते हैं, 9th में पढ़कर आ गए होंगे फिजिक्स का पोर्शन, उन्हें न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है, तो वो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ें। इस चैप्टर में मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, थ्योरी भी कराऊंगा और उन सबको आप एक कॉपी में लिखते चलें क्योंकि ये आपके बोर्ड के अंदर काम आएंगे पूरे नोट्स। ठीक है, ये नोट्स पूरे प्योरली बोर्ड के लिए हैं। आप इनको पढ़कर 100% परफॉर्म करके आ सकते हैं, आपके कहीं मार्क्स नहीं कटेंगे। मैं इसके अंदर कुछ भी शॉर्ट नहीं कराने वाला, मैं डिटेल के अंदर कराऊंगा आपको पूरा अच्छे से, और आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करिए ताकि आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ सकें। चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर में फर्स्ट हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट क्या है, देखिए, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है विच अनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट, जो हमें ऑब्जेक्ट देखने के योग्य बनाती है। मतलब अगर मैं कहूँ तो लाइट क्या है, एक एनर्जी है, एक तरीके की एनर्जी है। जैसे कि अगर मैं कहूँ तो हीट एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी होती है, उसी तरीके से लाइट भी क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, जो हमें क्या करती है, चीजों को देखने के योग्य बनाती है। मतलब लाइट होगी तो हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाएंगे, किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को देख पाएंगे। अगर लाइट नहीं होगी तो हम ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा मान लीजिए कि कोई एक कमरा है और रात का टाइम है और हमने लाइट ऑफ कर दी, ट्यूबलाइट ऑफ कर दी, तो उस कमरे में रखी हुई चीजें जो भी होंगी वो हमें नजर नहीं आएंगी। चाहे वो वॉल हो, दीवार हो, या फिर पर्दे हो, या फिर गेट हो, या कुछ भी सामान रखा हो उस कमरे में, वो कुछ भी हमें नजर नहीं आएगा, पूरा डार्क दिखेगा, ब्लैक ब्लैक। ठीक है, लेकिन जैसे हम ट्यूबलाइट ऑन करेंगे तो हमें सारी चीजें नजर आएंगी। तो असल में ट्यूबलाइट क्या कर रही है, हमें लाइट दे रही है, एनर्जी दे रही है। ठीक है, आ रही है बात समझ में, जो हमें चीजों को देखने के योग्य बना रही है। तो ये लाइट का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था। अब देखिए आगे क्या है लाइट के बारे में। वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स आवर आईज। हम चीजों को कब क्लियर देख सकते हैं, जब लाइट हमारी आंखों में एंटर करे। मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही हो और वो कहाँ जाए, हमारी आईज में, तब जाके हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, अब उस ऑब्जेक्ट के पास लाइट आएगी कहाँ से। ठीक है, क्योंकि 2 तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। एक ऑब्जेक्ट होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिनकी खुद की लाइट होती है। ठीक है, और नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती। तो जिनकी खुद की लाइट है वो तो हमें चलिए दिख जाएंगे, लेकिन जिनकी खुद की लाइट नहीं है वो हमें कहाँ से नजर आएंगे। तो वो चीज मैं आपको यहाँ समझाऊंगा अभी। ये पॉइंट अभी एक तरीके से पूरा क्लियर नहीं हुआ है, मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा अभी। ठीक है, पहले मैं अगला पॉइंट भी पढ़ लूं। अगला पॉइंट है, दिस लाइट मे हैव बीन इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ और इट मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है कि लाइट ऑब्जेक्ट से खुद निकल कर आ रही हो या ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो रही हो, उस केस में हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। अब ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं हुए होंगे, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक ट्यूबलाइट लगाई है। ठीक है, ये क्या है, एक ट्यूबलाइट है। ठीक है, और इस ट्यूबलाइट से लाइट निकल रही है। ठीक है, ट्यूबलाइट ऑन कर रखी है मैंने इस दौरान और इसमें से लाइट निकल रही है। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये मान लीजिए ये मैंने क्या बनाई है, आई बनाई है। ठीक है, ये है आई। ठीक है, हम ट्यूबलाइट को देख रहे हैं। तो ट्यूबलाइट हमें कब दिखेगी, जब इससे
लाइट निकल के कहाँ आ रही हो, हमारी आईज में आ रही हो। ठीक है, देखिए आप ये लिखा हुआ वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर आवर आईज। जब लाइट हमारी आईज में एंटर करेगी तो हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो ये ट्यूबलाइट मुझे कब नजर आएगी, जब इसमें से लाइट निकल के कहाँ आएगी, मेरी आंखों में आएगी। ठीक है, जब जाके मैं इस लाइट को देख पाऊंगा, नहीं तो मैं देख नहीं पाऊंगा। ठीक है, मान लो अभी ट्यूबलाइट अगर मैंने ऑफ कर दी, ठीक है, ट्यूबलाइट अगर ऑफ कर दी तो रेज नहीं आएंगी, और रेज नहीं आएंगी तो मुझे दिखेगा नहीं। समझ में आ रही नहीं आ रही, भाई रेज आ ही नहीं रही, मैंने यहाँ क्रॉस बना दिया इसलिए कि रेज नहीं आ रही। ठीक है, तो मुझे ट्यूबलाइट नजर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये ऑन ऑफ की कंडीशन समझा दी मैंने ट्यूबलाइट की। लेकिन अब हम आगे चलते हैं और दूसरी ट्यूबलाइट ही थोड़ी देखते हैं हम। मान लीजिए अगर रूम में हम ट्यूबलाइट ऑन करते हैं तो ट्यूबलाइट ही थोड़ी नजर आती है, रूम में और भी चीजें नजर आती है मुझे। ठीक है, टेबल नजर आती है, कई चीजें नजर आती हैं, जो जो रखा हुआ है कमरे में वो सब चीजें नजर आएंगी। ठीक है, तो वो भी कैसे नजर आती हैं, क्योंकि उनकी खुद की तो लाइट है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा। ठीक है, ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं हम ये बुक है कोई। ठीक है, ये कोई बुक रखी हुई है। ठीक है, अब ये बुक लाइट ऑफ थी तो मुझे नजर नहीं आ रही थी, ट्यूबलाइट भी नजर नहीं आ रही थी, बुक भी नजर नहीं आ रही थी। जैसे ही मैंने ट्यूबलाइट ऑन करी तो ऑन करते ही ट्यूबलाइट भी नजर आएगी मुझे और ये बुक भी नजर आएगी। ठीक है, अब ये बुक कैसे नजर आएगी मुझे, ट्यूबलाइट क्यों नजर आ रही है, ये बात तो मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ट्यूबलाइट में से रोशनी निकल रही है और वो कहाँ जा रही है, हमारी आंखों में जा रही है। ठीक है, लेकिन बुक में से कोई रोशनी तो निकल नहीं रही, तो फिर वो हमें कैसे दिखेगी, तो उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वो हमें कैसे दिखती है वो बात बता रहा हूँ मैं आपको। असल में होता क्या है, इस ट्यूबलाइट से रेज कहाँ इंसिडेंट करती हैं, इस बुक पर इंसिडेंट करती हैं फर्स्ट। ठीक है, और इस बुक से लाइट रिफ्लेक्ट करती है और रिफ्लेक्ट करने के बाद में कहाँ जाती है, हमारी आईज में जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, असल में रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन होने के बाद में जो रेज है वो कहाँ चली जाएंगी, हमारी आईज में। तो अब मुझे ट्यूबलाइट भी नजर आएगी और ये बुक्स भी नजर आएंगी, जबकि ट्यूबलाइट की खुद की रोशनी है लेकिन बुक की खुद की रोशनी नहीं है। अगर मैं कहूँ तो ट्यूबलाइट एक तरीके का ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है और बुक नॉन ल्यूमिनस, क्योंकि इसकी खुद की रोशनी नहीं है। लेकिन दोनों को देखने का फंडा एक ही है, फंडा ये है कि दोनों से रेज कहाँ आना चाहिए, हमारी आईज में। ठीक है, ये सेम फंडा होता है जितनी भी चीजें हम देखते हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं कहूँ सन है, सन से लाइट रेज हमारे आसपास इंसिडेंट करेंगी। ठीक है, और वो लाइट रेज इंसिडेंट करने के बाद में कहाँ जाएंगी, हमारी आईज में, उसकी वजह से वो चीजें हमें नजर आएंगी। जो लाइट रेज हमारी आईज में गई हैं उन ऑब्जेक्ट से टकरा के, उस वजह से हमें वो ऑब्जेक्ट नजर आएंगे, नहीं तो वो ऑब्जेक्ट हमें नजर नहीं आएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ ट्यूबलाइट के अंदर आपको समझाया। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी हमें चीजें कैसे नजर आती हैं। ठीक है, डायरेक्टली उनकी खुद की लाइट होगी और उसमें से रेज हमारी आईज में आएंगी तो दिखेगी। अगर मान लीजिए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी खुद की लाइट नहीं है तो लाइट पहले किस पे जाएगी, उस ऑब्जेक्ट पे, और फिर उस ऑब्जेक्ट से टकरा कर कहाँ आएगी, हमारी आईज में। जैसे कि इस केस के अंदर फर्स्ट लाइट इंसिडेंट कहाँ करी, बुक पर, और बुक से फिर कहाँ इंसिडेंट करी, आईज में। उसके बाद में मुझे ये बुक नजर आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है बुक की खुद की रोशनी हो और बुक खुद चमक रही हो और मुझे दिख जाए। मान लीजिए मैंने लाइट ऑफ कर दी कमरे में, रात का टाइम है और कहीं बुक रखी हुई है, कहीं शेल्फ में बुक रखी हुई और वो मुझे चमकती हुई नजर आ रही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बुक क्या है, एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, वो चमकेगा नहीं, उसको देखने की नहीं लाइट की जरूरत है। किसी ऐसे सोर्स से उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करे जो ल्यूमिनस हो। ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट उस बुक पे इंसिडेंट करेगी और फिर वो लाइट कहाँ जाएगी, आईज में, और फिर वो बुक मुझे नजर आएगी। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी और ये दोनों पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे जो मैंने यहाँ बताया। आप इनको लिख लीजिए कॉपी में, वीडियो पॉज करिए और पूरा लिख लीजिए, और जो ये मैंने स्टोरी यहाँ बताई है इसको अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलता हूँ मैं। देखिए मैंने आपको बताया था दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो एक ऑब्जेक्ट है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, देखिए द ऑब्जेक्ट विच इमिट इट्स ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट होगी वो कहलाएंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे कि सन है, स्टार है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ट्यूबलाइट है, कैंडल है, फायर है, एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब जो खुद अपनी लाइट रखते हैं, खुद चमकते हैं, वो कहलाते हैं आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि ट्यूबलाइट है वो खुद भी चमकती। अब ये मत कहना आपके सर स्विच ऑफ कर दिया हमने तो फिर लाइट कहाँ चमकेगी, नहीं, स्विच ऑफ करने के बाद की कंडीशन, स्विच ऑफ करने के बाद की कंडीशन नहीं है, स्विच ऑन है उस दौरान की बात चल रही है। ट्यूबलाइट अगर हम
स्विच ऑन कर रखा है और ट्यूबलाइट ग्लो कर रही है, उस दौरान की बात चल रही है, उसको हम कहेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने स्विच ऑफ कर रखा है और उस दौरान हम उस ट्यूबलाइट को ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे, नहीं, उस दौरान वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बात आप नोटिस में रखना अपनी। ठीक है, सन तो हमेशा चमकता रहता है, स्टार्स हमेशा चमकते रहते हैं, तो ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक बल्ब जब स्विच ऑफ होगा उस दौरान नहीं चमकेगा, तो उस दौरान वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। जब वो हमने स्विच ऑन कर दिया तो वो चमकेगा, ग्लो करेगा, तो वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। सेम काम ट्यूबलाइट के लिए है, सेम काम कैंडल के लिए है। कैंडल हमने जब उसको जलाई तो उस केस के अंदर उसमें से रोशनी निकलेगी, तो वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगी। अगर हमने उसको बुझा दिया तो फिर वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बात करें, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट इट्स own light but becomes visible due to the reflection of light falling on them are called non-luminous objects। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट नहीं होती लेकिन हमें वो नजर आते हैं, कब? जब कोई दूसरी लाइट उनके ऊपर इंसिडेंट करती है और रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज में जाती है। ये यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, डू नॉट इमिट इट्स ऑन लाइट बट बिकम्स विजिबल। हमें कब दिखते हैं वो? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्लेक्शन होने के बाद में फॉलिंग ऑन देम, जब वो उनके ऊपर गिरती है। ठीक है, वो कहलाएंगे आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे कि मून है, टेबल है, चेयर है, ट्री है। आप चाहो तो आप बुक्स भी लिख लो, क्योंकि मैंने पीछे बुक्स का एग्जांपल बताया आपको। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अब आप कहेंगे सर मून तो चमकता है। नहीं, मून चमकता नहीं है, मून के पास खुद सन की लाइट होती है। सनलाइट पहले मून के ऊपर इंसिडेंट करती है और फिर वो टकरा कर कहाँ आती है? अर्थ पर, और अर्थ पे जितने भी लोग हैं फिर वो उस मून को चमकता हुआ पाते हैं, जबकि मून की खुद की कोई रोशनी नहीं है। आ गई बात समझ में आपको? वही काम जो मैंने आपको पीछे बताया अभी। ठीक है, तो ये बुक वाला एग्जाम्पल भी मैं आपको पीछे बता कर आया हूँ अभी। तो पिछले एग्जाम्पल में जो मैंने आपको बताई थी बात, मैं एक बार पीछे जा रहा हूँ। यहाँ ट्यूबलाइट तो क्या हो गई आपकी ल्यूमिनस और बुक्स क्या हो गई? नॉन ल्यूमिनस। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी आपको, और ये दोनों डेफिनेशंस भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे लाइट की नेचर के बारे में। ठीक है, लाइट की नेचर कैसी होती है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने बहुत एक्सपेरिमेंट करे इस बात का पता करने के लिए कि लाइट असल में है क्या। तो कुछ साइंटिस्ट ने कहा है कि लाइट क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, जो बहुत तेज स्पीड में चलते हैं, एक ही लाइन के अंदर, एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर चलते हैं। ये कुछ साइंटिस्ट ने बोला। ठीक है, और कहा कि लाइट की कैसी नेचर है? पार्टिकल नेचर है। और उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करके भी बताया, साबित करके बताया कि हाँ, इन एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि लाइट की किस नेचर है? पार्टिकल नेचर है। फिर कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करा और उन्होंने कहा कि नहीं, लाइट की वेव नेचर है। ठीक है, वेव नेचर मतलब ये कहा कि उन्होंने लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वो ना उसे चलने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इन्होंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट करे और एक्सपेरिमेंट करके साबित करा कि हाँ देखो, लाइट क्या है? वेव। लाइट किस नेचर रखती है? वेव नेचर रखती है। ठीक है, तो ये दोनों बातें साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से प्रूव कर दी। अब बहुत से लोग कंफ्यूज और साइंटिस्ट भी कंफ्यूज कि दोनों बातें सही है, फिर क्या है? तो बाद में साइंटिस्ट ने ये कहा कि लाइट जो है डुअल नेचर रखती है। कैसी नेचर रखती है लाइट? डुअल नेचर। मतलब डुअल का मतलब क्या होता है? दो। आप जानते होंगे आजकल मोबाइल आते हैं डुअल सिम के मोबाइल। तो डुअल सिम का मतलब क्या है? दो सिम वाले मोबाइल। वही चीज है लाइट की भी कितनी नेचर है? डुअल नेचर। लाइट की पार्टिकल नेचर है और वेव नेचर भी है। ठीक है, अब दोनों कैसे है ये चीजें आप आगे सीखोगे 12th में। अभी हम खाली इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो क्या है पार्टिकल नेचर में। लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, फोटॉन्स विच ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड। साइंटिस्ट ने क्या कहा? लाइट जो है किससे मिलकर बनी हुई है? पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है। उन पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया फोटोन, जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं बहुत ज्यादा स्पीड से। ठीक है, ये तो पार्टिकल नेचर में बताया गया। और कौन से एक्सपेरिमेंट थे जिससे पार्टिकल नेचर शो हुई? तो एक था रिफ्लेक्शन और दूसरा था रिफ्रैक्शन। ये दो एक्सपेरिमेंट थे जिनसे साइंटिस्ट ने ये कहा था कि ये पार्टिकल नेचर इन एक्सपेरिमेंट से शो हो रही है। ठीक है, अब वेव नेचर क्या है? देखिए, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which do not require a material medium for their propagation। तो साइंटिस्ट ने बोला कि लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है ये तो आप 12th में पढ़ोगे, अभी इसके बारे में समझ नहीं पाओगे।
लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिए आप कि लाइट क्या है, वेव है, ठीक है, और एक ऐसी वेव है जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। प्रोपोगेशन का मतलब होता है चलना, ये सब चीजें आप 9th में पढ़कर आए होंगे, ठीक है। एक तरीके की ये नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल मतलब एक ऐसी वेव जिसको मीडियम की जरूरत नहीं होती चलने के लिए, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे जिसने वेव नेचर शो करी? तो एक था रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। ये 5 एक्सपेरिमेंट थे जिनसे साबित हुआ कि लाइट कैसी नेचर रखती है, वेव नेचर, ठीक है। अब इस अभी हम 10th में ओनली पार्टिकल नेचर पे स्टडी करेंगे और उसमें भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। वेव नेचर आपकी 12th में पढ़ेंगे हम, ठीक है, जिसमें ये 5 एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी ओनली पार्टिकल नेचर पढ़ना है। आगे चलते हैं हम। आगे देखिए, द स्पीड ऑफ लाइट स्मॉल सी लिखा हुआ है इन वैक्यूम इज 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड बट इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है कि जो इस लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में भी और एयर में भी कितनी मानी जाती है, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अभी आपको याद रखनी है 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और इस लाइट की स्पीड को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, कब? जब वो वैक्यूम में हो या एयर में हो, ठीक है। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। अगर वो किसी मीडियम में तो हम उसे सी नहीं लिखेंगे। हम मीडियम किसे कहते हैं? देखिए, मीडियम वो होता है जिसमें से लाइट चलकर जा रही है, ठीक है, वो मीडियम कहलाता है। सपोज मान लीजिए पानी पानी भरा हुआ है, ठीक है, और आपने उसके ऊपर लाइट डाली, टॉर्च ऑन करी पानी के ऊपर, तो पानी में से लाइट आर पार होती हुई जाएगी, ठीक है। मान लेते हैं, देखिए मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। सपोज यहाँ पर एक गिलास मान लेते हैं, ये गिलास है, ठीक है, और इसमें मैंने पानी भर दिया, ठीक है, ये पानी भर दिया और यहाँ पर मैंने लाइट डाली, ठीक है, ये लाइट मैंने इस पर इंसिडेंट करी, ठीक है, टॉर्च है, यहाँ टॉर्च में से लाइट इस पर डाली, ठीक है। तो लाइट अब इसमें से होती हुई जाएगी और यहाँ पर आएगी, ठीक है, इधर दिखेगी, कोई बंदा इधर देख रहा है लाइट को। तो यहाँ पर तो एयर है और यहाँ से जा रही है, तो यहाँ पर क्या है? वाटर, ठीक है, और यहाँ पर भी एयर है। तो इस जगह जो मीडियम है वो तो क्या है? एयर। यहाँ पर मीडियम है वाटर और यहाँ पर मीडियम है एयर। मीडियम का मतलब क्या हो गया? जिसमें से लाइट ट्रेवल करके जा रही है वो कहलाता है मीडियम, ठीक है। तो जब एयर है या फिर वैक्यूम है उस दौरान स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और उसे हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। लेकिन जब वाटर में जा रही है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बट इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, मतलब अलग अलग मीडियम्स के अंदर इसकी लाइट की स्पीड अलग अलग हो जाती है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई। यानी कहूँ तो मैं वाटर के अंदर लाइट की स्पीड अलग होगी, ठीक है, और मैं उसे अब सी से डिनोट नहीं करूंगा। सी से डिनोट ओनली कब करेंगे? जब हम वैक्यूम में हो या फिर एयर में हो, ठीक है। एयर में भी एग्जैक्टली 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड नहीं होती, थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन हम अप्रोक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे देखिए, आगे हम देखते हैं रे ऑफ लाइट। अब रे ऑफ लाइट क्या है? तो देखिए मैंने यहाँ पर जो टॉर्च में से लाइट पहुंचाई थी, इसे मैंने किससे दिखाया है? एक लाइन से दिखाया है और उस पर एक एरो बना दिया। तो ये जो चीज है ये कहला रही है रे, ठीक है। मैंने सिंपली एक लाइन खींच दी और एक एरो बना दिया। अब इसमें से जो टॉर्च है उस टॉर्च में से तो बहुत सारी लाइट निकल रही होगी, लेकिन मैं उसे किससे दिखा रहा हूँ? एक लाइन से दिखा रहा हूँ और एरो बना रहा हूँ। तो ये चीज कहलाती है रे, ठीक है। तो देखिए क्या है? a straight line drawn in the direction of propagation of light is called ray of light। एक स्ट्रेट लाइन हम बनाते हैं जो जाती है कहाँ पर? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, मतलब जहाँ लाइट की डायरेक्शन है वहां जाती है। स्ट्रेट लाइन हम बनाते हैं ऐसी जो डायरेक्ट जहाँ लाइट जा रही है उसकी डायरेक्शन में, ठीक है, वो कहलाएगी आपकी रे ऑफ लाइट। देखिए मैंने यहाँ बना भी रखी है, ये एक लाइन खींच रखी है और उस पर ये एरो बना रखा है मैंने, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो ये कहलाएगी आपकी रे। अब देखिए आगे हम देखते हैं बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट क्या है? बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। बहुत सारी जो रेज है उसका बंडल मतलब मैंने उन सबको जोड़ दिया, बहुत सारी रेज को जोड़ दिया, वो कहलाएगी बीम। देखो यहाँ पर मैंने बहुत सारी रेज को जोड़ दिया, तो ये चीज क्या कहला रही है? आपकी बीम कहलाएगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बातें क्लियर हो गई हैं। आप लिखते चलें, लगातार लिखते चलें सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। आप इन नोट्स को तैयार करके 101% बोर्ड में अच्छा कर सकते हो, ठीक है। मैं इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं कुछ छोटे नोट्स बनवा रहा हूँ या कुछ चीजें छुपा रहा हूँ, नहीं, मैं डिटेल के अंदर लेके चल रहा हूँ। आप पूरा अच्छे से तैयार करिए, आपके बोर्ड में अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल भी कराने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपको अच्छे से न्यूमेरिकल इसके अंदर सिखाऊंगा, ठीक है। आपके गलत नहीं होंगे कोई न्यूमेरिकल। आगे चलते हैं हम। आगे देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ेंगे।
लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट rays which fall on the surface of an object is called reflection of light। देखो पीछे मैं आपको एक एग्जांपल बताकर आया था कि ये एक ट्यूबलाइट है और इस ट्यूबलाइट से एक रोशनी निकल रही है, लाइट निकल रही है और किस पे इंसिडेंट कर रही थी, बुक पर इंसिडेंट कर रही थी और बुक से टकराकर कहाँ आ रही थी, हमारी आईज में आ रही थी। ठीक है, हमारी आईज में आ रही है। तो ये जो प्रोसेस है बुक से टकरा के लाइट का कहीं और जाना, उसी मीडियम में घूम जाना कहलाता है आपका रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर देखो क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज which fall on the surface of an object is called reflection of light। मतलब लाइट रे इस पे टकराए और उसको वापस सेंड कर दिया इसने बाहर की तरफ, पहले इस पे टकराए और फिर वापस से बाहर की तरफ सेंड कर दिया, ये चीज कहलाती है रिफ्लेक्शन। ठीक है, मेरे ख्याल से बात आपको क्लियर हो गई होगी। सिंपल अगर कहूँ तो मान लीजिए ये कोई एक फ्लोर है, ठीक है, फ्लोर है, सीमेंटेड फ्लोर, ठीक है, सीमेंटेड फ्लोर, ठीक है, और इस पर आपने एक बॉल को यहाँ पर फेंका। ठीक है, तो जब ये बॉल आप फेंकोगे तो क्या होगा, ये बॉल यहाँ आके टकराएगी और टकरा के इधर चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हो रही है ये एक तरीके से रिफ्लेक्शन है। ठीक है, लाइट के साथ भी सेम काम होता है कि यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट करती है। ठीक है, और यहाँ सीमेंटेड फ्लोर नहीं होता, उस केस में यहाँ पर हम कोई भी सरफेस ले लेते हैं या फिर मिरर ले लेते हैं। ठीक है, और उस पर लाइट गिरती है और टकराकर सीधी वापस से उसी मीडियम में चली जाती है जहां से वो आई थी। मतलब अगर मैं कहूँ तो इधर से आ रही है और इधर ही जा रही है, सेम साइड है, मतलब ऊपर की तरफ ही है, नीचे नहीं आई। ठीक है, सेम साइड है, तो ये चीज रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, अभी आगे मैं और आपको अच्छे से बताऊंगा। द ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश्ड शाइनिंग सरफेसेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन ऑब्जेक्ट हैविंग अनपॉलिश्ड डल सरफेसेस। मतलब ये है कि ऐसी सरफेसेस जिनके ऊपर पॉलिश हो, पॉलिश्ड हो रही हो या फिर शाइनिंग सरफेसेस हो, वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं लाइट को बमुकाबले किसके, ऐसी सरफेसेस के जो डल हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैंने एक तो बुक का एग्जांपल लिया आपके सामने। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर बुक भी है और यहाँ पर मैंने एक मिरर भी लगा रखा है। ठीक है, मिरर भी लगा रखा है और लाइट रे इस पे भी, मिरर पे भी इंसिडेंट कर रही है और टकरा के कहाँ आ रही है, आपकी आईज में आ रही है। तो अब मुझे आप बताओ दोनों में से कौन सी चीज में ज्यादा लाइट चमकती हुई दिखेगी। ऑब्वियस सी बात है, मिरर ज्यादा चमकता हुआ दिखेगा। आप लोगों ने खेला भी होगा बचपन में, कई बच्चे खेलते हैं, कांच लेते हैं, कोई टूटा हुआ कांच मिल जाता है कहीं और उस कांच से सन की जो रेज हैं वो उस कांच पे आती हैं और फिर हम उससे जो है शेडो, मतलब एक रिफ्लेक्शन जो है प्रोड्यूस होता है और वो रिफ्लेक्शन कहाँ पर इंसिडेंट कराते हैं हम, किसी भी इंसान के चेहरे पे परेशान करने के लिए खेलते थे ऐसे बचपन में, आपको याद होगा। ठीक है, और जनरली आपने देखा होगा घड़ी भी पहने रहते हैं, उस दौरान घड़ी से भी रिफ्लेक्शन होता है। तो ये चीजें जो है कहलाती है रिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसे ये ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट से लाइट इंसिडेंट करी किस पे, इस मिरर पर, और इस मिरर से कहाँ जाएगी, आईज में जाएगी। तो मैं आपको एक बार बताऊं तो मिरर जो है वो ज्यादा चमकता हुआ दिखेगा बमुकाबले किसके, बुक्स के। क्यों चमकेगा ज्यादा, क्योंकि जो ट्यूबलाइट से लाइट इसके ऊपर गिरी वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट होके कहाँ गई, आपकी आईज में। जबकि बुक से जो लाइट, बुक के ऊपर जो लाइट गिरी ट्यूबलाइट की, वो आपकी आईज में आएगी लेकिन उसका कुछ पार्ट आएगा, क्योंकि जो बुक है ना वो क्या करेगी, असल में लाइट को सब तरफ रिफ्लेक्ट करेगी, सब तरफ। ठीक है, सब तरफ रिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन मिरर जो है वो ओनली एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, उसकी वजह से हमें मिरर से ज्यादा चमकती हुई रोशनी नजर आएगी। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी जो मिरर वाला केस है इसके अंदर लाइट सीधी आई और सीधी आपके आईज में चली गई, ठीक है, पूरी की पूरी, वो तो कहलाएगा आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। जबकि बुक के केस में क्या था कि कुछ रेज आपके आईज में आ रही थी और कुछ रेज आपकी बाहर जा रही थी। ठीक है, कहीं किसी और डायरेक्शन में जा रही थी, ये कहलाता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका मैं आपको एक और बात समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जब ट्यूबलाइट से बुक पर लाइट इंसिडेंट करी और मेरी आईज में आ रही है, ठीक है, सपोज मान लो यहाँ पर कोई एक और बंदा बैठा है और उसकी आईज में भी यहाँ पर लाइट टकरा के जा रही है, तो उसको यहाँ से बुक नजर आएगी। ठीक है, आप खुद जानते हैं कि मान लीजिए कमरे में 2-5 लोग बैठे हुए हैं और हमने ट्यूबलाइट ऑन करी
और ट्यूबलाइट ऑन करने के बाद में कमरे में जो जो ऑब्जेक्ट रखे हैं वो सबको नजर आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है किसी एक ही बंदे को नजर आ रहे हैं और औरों को नजर नहीं आ रहे, वो सबको नजर आ रहे हैं। इसलिए नजर आते हैं सबको क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, उनके ऊपर जब लाइट इंसिडेंट करती है तो वो सारी ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, इसी वजह से हर दिशा से उन चीजों को देख सकते हैं। ये मैं आपको इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में समझाऊंगा ये बात, लेकिन थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि कोई हर चीज हर इंसान देख पाता है, ठीक है। लेकिन मिरर के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता, देखो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। मान लो ये मिरर है, मिरर को हम ऐसा बनाएंगे हर जगह, ठीक है, 2D के अंदर, 2 डायमेंशन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक लेजर लाइट ली या फिर टॉर्च ली, ठीक है। सपोज मान लो यहाँ पर टॉर्च है, ठीक है। और इस टॉर्च से लाइट मैंने यहाँ पर इंसिडेंट करी, ठीक है। और ये लाइट टकरा कर यहाँ जाएगी, तो यहाँ पर जो बंदा होगा ये लाइट सिर्फ उसे ही नजर आएगी। आप समझ रहे हो बात को। मान लीजिए अगर कोई बंदा इस जगह बैठा हुआ है, इस जगह से देख रहा है, तो उसको नजर नहीं आएगी, ओनली इसको नजर आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि सारी लाइट एक ही डायरेक्शन में गई और एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। जबकि बुक के केस में ऐसा नहीं था, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको आगे समझाऊंगा। असल में ये वजह क्या है, डल सरफेस होने की और पॉलिश्ड सरफेस होने की वजह है, ठीक है। जो सरफेस जितनी पॉलिश होगी वो एक ही डायरेक्शन के अंदर लाइट को पहुंचाएगी, और जो सरफेस डल होगी वो सब डायरेक्शन में लाइट को पहुंचाएगी। ये वजह है, ये हम आगे देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। जो सिल्वर मेटल है वो बहुत ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हम उसको कहते हैं बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। मतलब लाइट को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट कर सकता है। आप लोगों ने देखा होगा जो हेडलाइट्स होती हैं गाड़ी की, या फिर आपने देखी होगी हेलोजन हेलोजन लाइट होती है, बड़ी वाली हेलोजन जो शादी पार्टियों में लगती है, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसके अंदर एक मिरर जैसा चमकता हुआ लगा रहता है, कुछ प्लास्टिक का मटेरियल होता है, किसी में मिरर ही लगा रहता है। तो वो इसलिए लगा रहता है क्योंकि लाइट जो है उनसे टकरा के बहुत तेजी से बाहर की तरफ आए। आ रही बात समझ में, ज्यादा से ज्यादा लाइट बाहर की तरफ आ सके, इसलिए वो चीज लगाते हैं, ठीक है। तो सिल्वर जो है एक तरीके का क्या है, बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है। जो मिरर बने होते हैं वो भी इसी तरीके से बनते हैं। जितने भी मिरर जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, होता क्या है उस मिरर पर, ये सपोज मान लीजिए मिरर की सरफेस है, और इस सरफेस पर पहले तो क्या करते हैं, सिल्वर कोटिंग करते हैं। क्या करते हैं, सिल्वर, इस पे पहले तो सिल्वर कोटिंग करते हैं, ठीक है। और सिल्वर कोटिंग करने के बाद में फिर इसके ऊपर क्या कर देते हैं, कोई भी रेड पेंट लगा देते हैं या ब्लू पेंट, कोई कैसे भी कलर का। आप लोग देखना, अगर आपके घर पे कोई टूटा फूटा कांच हो तो उसके पीछे अगर आप देखोगे तो येलो या ग्रीन या ऑरेंज या रेड अलग अलग तरीके के पेंट हुए रहते हैं, ठीक है। तो वो पेंट क्यों लगाते हैं, क्योंकि सिल्वर कोट जो है प्रोटेक्ट हो सके। तो सिंपल ये तो क्या था, एक ट्रांसपेरेंट गिलास था, ठीक है। ट्रांसपेरेंट गिलास के ऊपर क्या होता है, पहले सिल्वर कोटिंग करते हैं, सिल्वर कोटिंग करने के बाद में उसके ऊपर क्या कर देते हैं, रेड पेंट या ब्लू पेंट कैसा भी पेंट कर देते हैं, ठीक है। आप लोग एक काम करना, जो टूटा हुआ कांच हो ना उसको आप लेना और लेके किसी सिक्के से, ठीक है, या किसी भी चीज से उसे रगड़ना, अच्छे से साफ करना, घिसना। आप जब उसे घिसोगे, किसे, इस पेंट को, रेड पेंट को कह रहा हूं मैं, ठीक है। जब आप उस रेड पेंट को घिसोगे तो क्या होगा, वो रेड पेंट हट जाएगा, रेड पेंट हटने के बाद में सिल्वर कोटिंग हट जाएगी। तो वो जो आपका मिरर था वो क्या बन जाएगा, ट्रांसपेरेंट गिलास बन जाएगा। आप करके देख सकते हो अगर आपके घर में कोई टूटा फूटा मिरर हो उसमें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मिरर की भी प्रोसेस आपको समझ में आ रही होगी। असल में मिरर क्या होता है, सिंपली एक गिलास चाहिए, उसके ऊपर हम सिल्वर कोट करते हैं और सिल्वर कोट के ऊपर फिर हम रेड पेंट लगा देते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने दिखाया था आपको, ये जो बना हुआ था ये 2D के अंदर डायग्राम मिरर का, ये यही है। तो ये जो ऊपर वाली सरफेस है ये तो मैं क्या कहूंगा, मिरर की शाइनिंग सरफेस, मतलब जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं वो ही है, ठीक है। और नीचे वाली क्या है, रेड पेंट, यानी कांच का पीछे का हिस्सा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन का पूरी कहानी समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये थोड़ा एनिमेशन के अंदर है। मान लेते हैं ये मिरर है हमारा, ठीक है, ये रहा मिरर, और ये मिरर की पॉलिश्ड सरफेस ऊपर वाली ब्लू नजर आ रही है आपको, ये ब्लू वाली, ये पॉलिश सरफेस है, और ये रेड इसकी पीछे की सरफेस है, ठीक है। इस पर मैंने एक नॉर्मल इंसिडेंट करी, ठीक है, नॉर्मल लाइन खींची, ये चीज कहलाती है आपकी नॉर्मल, ठीक है।
असल में मैं लाइन मिरर के ऊपर खींचता नहीं हूँ, ऐसे ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हम मानते हैं मिरर के परपेंडिकुलर, ठीक है। मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन हम मानते हैं जो कहलाती है नॉर्मल, ठीक है। इमेजिनरी लाइन होती है, कोई ओरिजिनल लाइन नहीं है, ठीक है। क्यों मानते हैं ये थोड़ा आपको आगे समझ में आएगा। ऐसा नहीं होता कि मिरर के ऊपर बनी हुई दिखती हो हमें, ये तो हम मानते हैं खुद कैलकुलेशन के लिए, रिफ्लेक्शन को समझने के लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये एक लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट करी, ठीक है। तो ये लाइट रे कहलाएगी आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, ठीक है। अब ये लाइट रे, ये जो रे है ये क्या है, इंसिडेंट रे है। अब ये जो नॉर्मल से एंगल बना रही है, ये सपोज एंगल बना रही है एंगल आई, ठीक है। क्या कितना एंगल बना रही है, एंगल आई, ठीक है। यानी अगर मैं कहूं तो 90 से कितना एंगल बना रही है ये, आई, ठीक है। मिरर मिरर की जो परपेंडिकुलर लाइन है वो क्या है, 90 पर है, देखो ये 90 पर है, ठीक है। और इससे ये इस नॉर्मल से कितनी लाइन बना, एंगल बना रही है आई, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। ये वाली जो रे है ये कहलाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। असल में हुआ क्या है, लाइट पहले यहाँ से इंसिडेंट करी और फिर इस मिरर से टकराई और टकरा के कहाँ चली गई, उसी मीडियम में वापस चली गई, ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर। ये चीज कहलाती है आपकी रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, एंगल आर, ठीक है। तो मैं इसको कहूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको तो कहूंगा मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसको कहूंगा मैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अभी आगे सारी चीजें लिखवा दूंगा मैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट है जहां पर लाइट इंसिडेंट कर रही है, नॉर्मल है और लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, एक ही तो पॉइंट है, देखो इंसिडेंट होने की का पॉइंट, ठीक है, नॉर्मल का पॉइंट और रिफ्लेक्ट होने का पॉइंट। तो ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब ये सारी चीजें मैं आपको डेफिनेशन के रूप में समझा रहा हूँ और यही रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। देखिए, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये मिरर सरफेस के ऊपर जो लाइट रे आ रही है, गिर रही है, वो लाइट रे कहलाती है आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है। सिंपल सी चीज है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी आपको। आगे देखिए, द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो पॉइंट है जहां पर इंसिडेंट रे आ रही है वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखो ये इंसिडेंट रे आ रही है यहाँ पर, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, ठीक है। और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मैं मानूंगा नॉर्मल को, और रिफ्लेक्ट होने का पॉइंट भी यही होगा। ऐसा नहीं है कि पहले नॉर्मल आ जाता है, डायग्राम में मैंने आपको पहले नॉर्मल बताया, लेकिन नॉर्मल बाद में आता है, पहले रे इंसिडेंट करती है, फिर हम उस जगह अपने मन से नॉर्मल मानते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर लाइट इंसिडेंट कर गई तो हम नॉर्मल यहाँ मानना पड़ा। मान लो अगर लाइट यहाँ इंसिडेंट करेगी तो हमें नॉर्मल यहाँ मानना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल तो इमेजिनरी लाइन है, कैलकुलेशन के काम में आती है, ठीक है। और फिर यहाँ से रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, हर जगह आप अपने मन से नॉर्मल मान सकते हैं क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन है। आगे देखिए, द रे ऑफ लाइट विच सेंड बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। मिरर से जो लाइट टकरा के वापस चली गई वो कहलाई आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखिए, नॉर्मल, अब नॉर्मल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। नॉर्मल इज ए इमेजिनरी, इज एन आएगा यहाँ पर, इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल क्या है कि इमेजिनरी लाइन है जहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, वहां पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन मानते हैं जो कि क्या कहलाती है, नॉर्मल कहलाती है। परपेंडिकुलर किस पे होती है, ध्यान रखना, मिरर पर परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर परपेंडिकुलर हो मिरर के, वो कहलाती है आपकी नॉर्मल। समझ में आ गई आपको बात, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको ये बात। अगला देखते हैं, एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस विद नॉर्मल। नॉर्मल से होता है एंगल, ध्यान रखना आप, मैंने नॉर्मल से बनाया, ये नहीं कि आप यहाँ नीचे से बना दो, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एंगल आर भी क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, किससे, नॉर्मल से, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बात आपको पूरी क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे चलते हैं, वीडियो पॉज करके आप पूरा लिख लो, जो मैंने ये रेड पेन से लिखा है ये भी आप चाहो तो लिख लेना, ठीक है। ये लिखना ही है, लिख लेना क्या, ये तो लिखना ही है, जरूरी है ये, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, लाइट के रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हम पढ़ेंगे। देखिए, पहला लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, देखिए,
द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी किस में लाई करेंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, देखो मैंने यहाँ डायग्राम में समझा रखा है, ये क्या है, मिरर है। ठीक है, ये पॉइंट में बच्चे बहुत से गड़बड़ होते हैं, इसे रट लेते हैं लेकिन समझते नहीं है कि ये क्या है। ठीक है, असल में ये है कि देखिए पहले आप डायग्राम बना लेना वीडियो पॉज करके, क्योंकि मैं इसमें चेंजेस करने वाला हूँ समझाने के लिए। ठीक है, देखो ये मिरर था, ये मिरर पे एक लाइट रे इंसिडेंट करी। ठीक है, इंसिडेंट करते ही यहाँ पर मैंने नॉर्मल मान लिया। ठीक है, और फिर ये लाइट रे टकरा के चली गई। अब जो ये काम हो रहा है लाइट गिरने का और टकरा के जाने का और नॉर्मल का, ये सब एक ही प्लेन के अंदर आएगा। देखो ये बना हुआ है डैश लाइन के अंदर, ये एक ही प्लेन है। तो ये चीज कहलाएगी, ये फर्स्ट लॉ कहलाएगा रिफ्लेक्शन का। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मान लीजिए लाइट रे यहाँ इंसिडेंट करी और टकरा के यूं चली गई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यूं नहीं जाएगी। समझ में आ गई बात आपको? क्योंकि ये यूं इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल नहीं बन पाएगा। ठीक है, जहाँ नॉर्मल बनेगा उसके हिसाब से लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी और वो पूरा का पूरा जो एक प्लेन होगा वो प्लेन कहलाएगा आपका प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ है, सिंपल सा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, समझने की बात है कि हमने लाइट रे इंसिडेंट करी, लाइट रे इंसिडेंट करने के बाद में लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई, नॉर्मल बना लिया और तीनों किस में आ गए, एक ही प्लेन के अंदर आ गए। इसको आप ऐसा समझो, अगर आप लोगों ने कभी बचपन में लेजर लाइट से खेला हो तो आपको पता होगा। मान लीजिए इस तरीके से, मानिए आप यहाँ पर सपोज मैं एक मिरर बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ एक मिरर है और ये आपके हाथ में लेजर लाइट है। ठीक है, और इस लेजर लाइट से आपने एक लाइट इंसिडेंट करी इस पर। ठीक है, एक रह गई, तो जो लेजर लाइट मिरर से टकरा के इस तरफ जाएगी। ठीक है, ओनली इस तरफ। तो ये जो चीज है, ये लाइट रे ऐसा नहीं होगा कि ये टकरा के कहीं और चली जाए, ये सिर्फ इसी दिशा में जाएगी। ठीक है, तो ये जो चीज है पूरी, ये पूरी जो चीज दिख रही है आपको, ये एक कहलाएगा प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये मैंने 2 डायमेंशन में बनाया, इसलिए आपको थोड़ा सही से समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप एक बार करके देखना कि जिस सीड के अंदर आपने लाइट इंसिडेंट करी है उसी सीड में आपके लाइट रिफ्लेक्ट होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि जिस सीड में आपने लाइट इंसिडेंट करी है और लाइट हर कहीं रिफ्लेक्ट हो रही है, नहीं। यानी जो डायरेक्शन आपकी लाइट इंसिडेंट की है उसी प्लेन के अंदर आपका रिफ्लेक्टेड रे होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से फर्स्ट लॉ आपको समझ में आ गया होगा, डायग्राम आप बना लेना। ठीक है, आगे चलते हैं हम। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देखिए द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी एंगल आई बराबर क्या होगा, एंगल आर। पीछे मैं आपको बता कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या होता था, एंगल आई होता था और यहाँ पर क्या होता था, एंगल आर होता था। तो एंगल आई हमेशा क्या होगा, एंगल आर के बराबर होगा। ये सेकंड लॉ है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था शुरू में रेगुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर को हम स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए when a light beam incident on a perfect plane surface, देखिए यहाँ perfect लिखा हुआ है, perfect plane surface, then reflection is called regular और specular reflection। यानी कोई लाइट बीम है अगर परफेक्ट प्लेन सरफेस पर इंसिडेंट करती है और जो उससे फिर वो रिफ्लेक्शन होता है वो कहलाएगा आपका रेगुलर या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखिए आगे क्या है, ए पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन। मतलब ये है कहने का कि जो लाइट इंसिडेंट करेगी, मान लीजिए ये बीम इंसिडेंट कर रही है, बहुत सारी लाइट, बहुत सारी रेज है ना, ये तो हम इन बहुत सारी रेज को क्या कहेंगे, बीम कहेंगे। तो ये बीम किससे इंसिडेंट करी, परफेक्टली प्लेन सरफेस पे, यानी कहूँ तो मैं मिरर पर इंसिडेंट करी और फिर इससे टकराकर कहाँ चली गई, बिल्कुल पैरेलल, सारी बीम सारी रेज वही पैरेलल होके इससे रिफ्लेक्ट होके उसी डायरेक्शन में चली गई, मतलब उसी साइड चली गई। तो ये चीज कहलाएगी आपकी रेगुलर रिफ्लेक्शन। असल में यहाँ हुआ क्या है कि एक रे आई और इस तरीके से चली गई, फिर दूसरी रे आई, फिर दूसरी रे भी ऐसे चली गई, तीसरी रे आई, मतलब सब बराबर बराबर आकर इंसिडेंट कर रही है, बराबर जा रही है, यानी सबके एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। तो ये चीज कहलाएगा आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट रे एक ही दिशा में गिरी और एक ही दिशा में रिफ्लेक्ट हो गई। जैसा कि मैं लेजर वाला भी आपको पीछे एग्जांपल बताकर आया हूँ, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है। ठीक है,
और ये किससे मिल सकता है हमें? ए प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस रेगुलर रिफ्लेक्शन, मतलब प्लेन मिरर क्या कर सकता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, जैसा कि मैं अभी बता ही दिया मैंने आपको कि लेजर लाइट को हम अगर किसी मिरर पे इंसिडेंट करते हैं तो वो उससे जो लाइट टकरा कर जाएगी वो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में जाएगी। ऐसा नहीं होगा लेजर लाइट सब तरफ बिखर जाएगी, सब तरफ उसकी रोशनी फैल जाएगी, नहीं। कांच पे अगर हम इंसिडेंट करेंगे तो किसी एक ही डायरेक्शन में जाएगी। तो मेरे ख्याल से रेगुलर रिफ्लेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, लास्ट है हमारा इररेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसमें क्या है? व्हेन ए लाइट बीम इंसिडेंट ऑन ए सरफेस which is rough or irregular, then incident light is reflected in different directions. We can see objects from all direction only through diffuse reflection. अब देखो, मैं जो आपको इतनी देर से पीछे समझा रहा था वो चीज आपको क्लियर हो गई होगी और उसको मैं अब यहाँ समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो आप। ठीक है, हमने यहाँ पर एक बीम इंसिडेंट करी लाइट की, दिख रही है आपको? एक पैरेलल लाइन यहाँ पर इंसिडेंट करी, किस पर? एक ऐसी सरफेस पे जो इरेगुलर है या रफ है। ठीक है, जैसे कि सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, मान लो कोई दीवार है, ठीक है, तो वो रफ सरफेस है। बुक थी, वो रफ सरफेस है। बुक जो होती है अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो वो रफ सरफेस है। माइक्रोस्कोपिक मतलब हम उसको जूम करके देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो जो है प्लेन सरफेस है, नहीं, वो रफ सरफेस है। ठीक है, तो होता क्या है, जब रफ सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करती है तो जो लाइट रेज होती है वो सब डायरेक्शन में फैल जाती है, जैसा कि मैं आपको पीछे बताकर आया था। ठीक है, ये सब डायरेक्शन में देखो, यहाँ पर भी चल गई, यहाँ चल गई, कुछ रेज यहाँ चल गई, कुछ यहाँ चल गई, कुछ सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो ये अलग अलग डायरेक्शन में जाने की वजह से ही हम चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हो गई होगी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं। और ऑब्जेक्ट को देखने की जो असल चीज होती है वो है इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस रिफ्लेक्शन की वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर रेज को पहुंचाती है और उस डायरेक्शन में जो बंदा खड़ा होगा सिर्फ उसी को नजर आएंगी वो चीजें। जैसे कि देखो, आप यहाँ पीछे चल जा रहा हूँ मैं, मान लो यहाँ से हमने टॉर्च डाली, टॉर्च से लाइट दी, ठीक है, और यहाँ जो बंदा होगा ओनली वही बंदा देख पाएगा इस लाइट को। ठीक है, यहाँ वाला बंदा नहीं देख पाएगा इस लाइट को। क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो गई है वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, जबकि इरेगुलर के अंदर हमने लाइट यहाँ डाली लेकिन रिफ्लेक्ट यहाँ पर भी हुई है, यहाँ पर भी हुई है और यहाँ पर भी हुई है। ठीक है, मतलब हर जगह से ही बंदा इसको देख सकता है, इस सरफेस को। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हो गई होगी। ये था हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले लेक्चर के अंदर रिफ्लेक्शन के कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, प्लेन मिरर के बारे में भी पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो आप कंटिन्यू बने रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है।